सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, इसको कहते हैं पैलेट गन। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सर, इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। जीत न्याय की हुई है, ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है, मेरा जो पहला कदम है। 20 जुलाई को चले पैलेट गन से सिर्फ प्रोटेस्टर्स घायल नहीं हुए थे, घाव सरकार और दिल्ली पुलिस की साख पर भी लगे। राहुल गांधी बार बार उन्हें कुरेद रहे हैं और इलाज सरकार भी नहीं खोज पा रही। दिल्ली पुलिस भी आज तब सांसत में नजर आई जब राहुल गांधी डीसीपी सेंट्रल दिल्ली के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ में थे साहिल लोचब। 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल होने वाले साहिल, 24 जुलाई को राहुल की पीसी में दिखने वाले साहिल। तब राहुल ने उनके शरीर में धंसे छर्रों को दिखाया था। आज वही छर्रे एक डिबिया में भर करके लाए थे और सबको दिखा रहे थे। तो आज के शो में जानेंगे कि नाना करते हुए भी कैसे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिख ही ली, कैसे कांग्रेस ने तय किया कि 20 जुलाई की हिंसा के सवाल को अभी छोड़ना नहीं है, और कैसे वंदे मातरम पर घिरती कांग्रेस पुलिसिया एक्शन पर फिर से फ्रंट फुट पर बताई जा रही है। आशुतोष रांका की बात भी करेंगे। राजस्थान में स्कूल दिखाने के फेर में वो और उनकी टीम हिंसा का शिकार हो गई। अब आरोप लग रहे हैं कि सब बीजेपी ने कराया, मदन दिलावर ने कराया। दिन की बाकी बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by New India Assurance and ZX. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan policy includes mass layoff, personal accident, posh victim, and optional fire and burglary cover. घंटों के धरने, सरकार पर हमले और पुलिस की तमाम नानुकुर के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज की गई है। धारा 118 खतरनाक हथियार जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है। धारा 125 ऐसे अपराध से जुड़ी है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है। आज सुबह राहुल गांधी साहिल लोचब और उनकी मां के साथ पहले मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन गए 20 जुलाई को पैलेट गन चलाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहां केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद राहुल गांधी निकले और डीसीपी ऑफिस पहुंच गए। वहां बातचीत हुई, लेकिन एफआईआर पर डीसीपी ऑफिस में भी बात नहीं बनी और फिर राहुल गांधी वहीं पर धरने पर बैठ गए। राहुल के साथ साहिल, उनका परिवार और उनकी वकील तो थी ही। थोड़ी ही देर में सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी का ऑफिस कांग्रेस पार्टी के धरना स्थल में तब्दील हो गया। थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंच गईं। जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, कुमारी शैलजा समेत कई नेता राहुल का साथ देने पहुंच गए और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी डीसीपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर नारे लगा रहे थे। राहुल ने यह ऐलान कर दिया कि जब तक साहिल के एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो धरने से नहीं उठेंगे। कांग्रेस ने पुलिस से बातचीत का एक वीडियो भी शेयर किया है। राहुल पुलिस के अधिकारियों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते, महीना, 6 महीने यहीं बाहर बैठूंगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। इसके पहले पैलेट गन विक्टिम साहिल ने 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कोई जानकारी नहीं दी। 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए केस की डिटेल्स उन्होंने मांगी, लेकिन तब भी उन्हें आईओ की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कोई जानकारी नहीं दी गई। आज 8 घंटे के धरने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई। केस दर्ज कराने के बाद साहिल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ना होते तो वो एफआईआर नहीं करा पाते। न्याय की तरफ एक और कदम है, मेरा जो पहला कदम है। और मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 204 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते।
14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप भी लगाया। बोले कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे कहा है कि ऊपर से FIR दर्ज न करने का आदेश आया है। वैसे तो राहुल FIR दर्ज कराने आए थे, लेकिन निशाने पर ऊपर वाले यानी केंद्र सरकार ही हैं। सरकार ने राहुल के धरने के कुछ देर बाद प्रतिक्रिया दी। कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज सक्रिय दिखे। बीते 1.5 महीने से सरकार जिस क्राइसिस से जूझ रही है उसमें JP नड्डा ही ज्यादातर जगह नजर आ रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में DCP ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। DCP ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। 21 जुलाई को जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे थे तभी ये तय हो गया था कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के हाथ में एक बड़ा पॉलिटिकल वेपन दे दिया है। 21 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के दिन राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गया था। वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया था। घंटों हंगामा चला। राहुल, अखिलेश समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। 29 जुलाई को राहुल गांधी पेपर अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए आए। तब भी राहुल गांधी ने गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। बोले कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के आदेश पर दिल्ली में छात्रों पर गोलियां चलाई गई, ऐसे आरोप लगाए। उसी दिन शाम को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि या तो गृह मंत्री को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई की जानकारी नहीं थी या फिर ऑर्डर उन्हीं ने दिए थे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते करते राहुल ने यह भी कह दिया कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते। इसके बाद से लोकसभा में एक भी दिन सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चली। संसद का ये सत्र तो खत्म हो गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वंदे मातरम पर विवाद भी हो गया। पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई वंदे मातरम मसले के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम तो राष्ट्रीय गीत के सिर्फ 2 ही स्टैंजा, 2 ही अंतरा गाएंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। उन्होंने 1937 में नेहरू से लेकर 2026 में सोनिया और राहुल गांधी तक को घेरा, तुष्टीकरण का आरोप लगाया, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। कल दिन पर टीवी पर इसी मसले पर खबरें भी चली, लेकिन आज दोपहर चढ़ते चढ़ते राहुल गांधी ने न्यूज साइकिल को एक बार फिर सफलतापूर्वक पलट तो दिया। 20 जुलाई को पुलिस का एक्शन और पैलेट गन एक बार फिर से खबरों में आ गया। सवाल यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये कब तय किया कि इस मुद्दे को एक बार फिर उठाना है। कांग्रेस के अंदर ना एक राहुल कांग्रेस है, मतलब राहुल गांधी और उनकी एक कोर टीम है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस है, जो उसका कोर इशू है, ख़ास तौर से राहुल गांधी का, जो यूथ का, अगर आप देखें कि छात्रों की गूंज को लेकर के वो इस कॉकरोच वाले जो प्रोटेस्ट था उससे बहुत पहले से वो इस इशू को उठाते चले जा रहे थे। उनको लगा कि वंदे मातरम को लेकर डाइवर्जन है। इस बीच में जो साहिल वाला मामला था, इस बारे में उनको कल ब्रीफ किया गया और कल ही फिर ये प्लान बना कि किस तरीके से जाना है और इस मामले में पूरा FIR लिखाना है। ये हालांकि उनकी कोर टीम के कुछ ही लोगों का था और जो आपको आज वीडियो में और तस्वीरों में दिख रहे हैं, उस कोर टीम का कोई भी मेंबर उस वक्त राहुल गांधी के साथ नहीं था। पूरा प्लान किया गया। साहिल के लॉयर, साहिल की मां को लेके आया गया, सबको साथ लेकर के राहुल गांधी पहुंचे। करीब 11:50 के करीब आसपास का वो समय रहा होगा जब मीडिया को इसके बारे में बताया कि राहुल गांधी संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। वो वहाँ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये कांग्रेस में एक पैटर्न बन रहा है। इसी तरीके से जब मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ ये हुआ कि हम सब लोग पहुँच रहे हैं, ये उस दिन आई थी खबर कि वो राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, पर वहाँ बर्थडे पार्टी के बहाने पहुँचे और पहुँच गए वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर। इसी तरीके से जब वो 24 तारीख को इसी साहिल के साथ आए थे, तब भी आया कि 10 जनपद पर राहुल गांधी कुछ कहना चाहते हैं
और फिर वो लेकर के आ गए। तो राहुल एक तरीके से अपने कोर इशूज़ को, जो यूथ का है, उसका जो एक यूथ के अंदर जो एक गवर्नमेंट के खिलाफ में एक बेचैनी है, उस इशू को वो पकड़े रहना चाहते हैं। इसकी पूरी प्लानिंग कल ही हो चुकी थी। वैसे संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये कमेटी जांच करेगी कि क्या पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया और क्या पुलिस वालों के साथ भी हिंसा हुई। कोर्ट ने कहा है कि जो भी पीड़ित अपनी शिकायत लेकर के कमेटी के पास आएगा, कमेटी उसकी बात सुनेगी और उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका देगी। आज बीजेपी इसी को ढाल बना करके तर्क दे रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी जांच कर रही है, जो पीड़ित हैं वो कमेटी के पास जा सकते हैं। लेकिन शाम होते होते ये खबर आ गई कि दिल्ली पुलिस ने झुकने का या एक कदम पीछे लेने का फैसला किया है और एफआईआर दर्ज कर रही है। एफआईआर दर्ज करने का मतलब है कि पुलिस ये जांच करेगी कि पैलेट गन किसने चलाई, क्यों चलाई, किन परिस्थितियों में चलाई। फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आरोपी वाला कॉलम खाली है, यानी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक संसद मार्ग थाने की डेली डायरी की एक एंट्री ने उस सवाल से पर्दा उठाया था। पुलिस डायरी में लिखा है कि रैपिड एक्शन फोर्स ने दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी के निर्देश पर एंटी रायट गन से प्लास्टिक पैलेट दागे थे। ये एंट्री 20 जुलाई की कार्रवाई के बाद आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई। इसमें लिखा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीसीपी के आदेश पर आरएएफ ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड्स और एंटी रायट गन से प्लास्टिक पैलेट वाले 2 राउंड फायर किए। एंटी रायट गन को ही प्लास्टिक पैलेट दागने वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी दिल्ली पुलिस थोड़ी सी पड़ताल करती तो ये भी पता चल जाता कि पैलेट गन किसने चलाई थी, वो आरएएफ का कौन सा जवान था। पर फिलहाल अज्ञात के नाम ही एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक रिपोर्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ की जांच में सामने आया कि आरएएफ के एक जवान ने पैलेट गन से 7 गोलियां चलाई थी। इनमें से 5 गोलियां प्रदर्शनकारियों को लगी, लेकिन इस मसले को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आरटीआई लगा करके पूछा था, इस पर जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि 20 जुलाई को दिल्ली के अस्पतालों में कितने मरीज पैलेट गन से घायल होकर के पहुंचे थे। दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ ने जानकारी दी है कि कम से कम 10 ऐसे प्रदर्शनकारियों का इलाज किया गया। अस्पताल के रिकॉर्ड में इन चोटों को पैलेट, शॉट्स या प्रोजेक्टाइल से लगी चोटें बताया गया है। आज साहिल की शिकायत पर पैलेट गन के केस में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई है। जंतर मंतर के आंदोलन ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 20 जुलाई को संसद मार्च की हिंसा पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा घेरा कि संसद नहीं चलने दी। सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के चर्चा करने को तैयार भी हो गई। अमित शाह ने कहा कि वो जवाब देने भी आएंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ना तो शाह जवाब देने आए, ना ही विपक्ष ने संसद चलने दी और आज न चाहते हुए भी अमित शाह के मातहत आने वाली दिल्ली पुलिस को पैलेट गन मामले पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। सवाल है कि क्या इस एफआईआर का असर राजनीतिक भी होगा। जो अपर हैंड कम से कम आज के दिन राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे से हासिल किया, या सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जो राहुल गांधी जिस तरीके से सक्रिय हुए वो उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए हमला वो सीधे सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री, सरकार के नंबर 2 अमित शाह पर कर रहे हैं लगातार। एफआईआर कराने पहुंचे राहुल ने आज फिर गृह मंत्री पर निशाना साधा। इस सियासी रणनीति के अर्थ क्या हैं? जो भाजपा की सोची समझी रणनीति थी कि वंदे मातरम के जरिए कांग्रेस को घेरा जाए, पुराने घाव पर लगा करके फिर वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव, और राहुल गांधी को और कांग्रेस को भी पता है कि पूरी रणनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए है कि कहीं वो जेनजी और जो युवाओं में जो बेचैनी और तमाम माहौल है उससे ध्यान हटाने का। तो उन्होंने फिर वही ध्यान वापस लिया पैलेट गन पे। इस केस से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सीजेपी ने लतीफे से इस्तीफे तक की यात्रा देखी। अब सरकारी स्कूलों का सूरते हाल दिखाने निकली है। इस अभियान का नाम उन्होंने दिया है स्कूल ठीक करो। इसी मुहिम के तहत सीजेपी कार्यकर्ता जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल में एंटर करने से पहले उनका विरोध शुरू हो गया। लोगों ने उन्हें खदेड़ करके भगा दिया। कुछ देर बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका खुद स्कूल पहुंचे, लेकिन लोगों के कोप से वो भी नहीं बच पाए। आशुतोष रांका ने मारपीट और गाड़ियों का शीशा तोड़े जाने का आरोप लगाया है।
सामने सामने की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रांके के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट सभी हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं यहाँ पर, गांव वाले पीछे भाग रहे हैं। गांव में पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी है और आशुतोष रांका सहित उनकी पूरी टीम को यहाँ से भगा दिया गया है। ग्रामीण बहन उग्र हो चुके हैं, गाड़ियों के कांच फोड़ चुके हैं, और ये देखिए गांव वाले उनको भगा रहे हैं, कांच टूटे हुए हैं। देखिए भाई क्या कहेंगे, देखिए ये देखिए मारपीट की तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन थे? क्या ये केवल सामान्य गांव वाले थे या किसी दल विशेष से जुड़े थे? क्या इन्हें किसी के कहने पर बुलाया गया था? ऐसे सवाल उठे, जिस पर आशुतोष रांका का ये आरोप है कि ये भाजपा के बुलाए हुए लोग थे, जिनका सरगना कमल प्रधान गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का काम करता है। ये भी आरोप उन्होंने लगाया। आशुतोष रांका यहीं नहीं रुके, निशाने पर उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लिया। बोले कि ये सब मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। मदन दिलावर को बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहें ये मंजूर है, लेकिन स्कूल ठीक हो जाए ये मंजूर नहीं है। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी आया। गांव वालों को स्कूल की सुरक्षा करने पर धन्यवाद भी दिया। बोले कि जिसे भी स्कूल विजिट करना है उसे प्रिंसिपल से प्रॉपर परमिशन लेनी चाहिए। ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। देखो, हमारा कोई आदेश ये नहीं है कि बिना अनुमति के जाया जाए। हमने इतना कहा है कि हमारा विद्यालय सुरक्षित रहना चाहिए, मर्यादाएं रहना चाहिए, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और यदि किसी को जाना है, उचित कॉज है, तो हमारा संस्था प्रधान उससे अनुमति ले, और हमारा संस्था प्रधान जो कुछ दिखाना चाहते हैं देखिए दिखाएं। जिस स्कूल को लेकर के इतना बवाल हो गया, आखिर उसका सूरत हाल क्या है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट बता रही कि गांव में स्कूल की हालत को लेकर के पहले से ही नाराजगी थी। गांव वालों के हवाले से लिखा गया है कि स्कूल की इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में है। आलम यह है कि बच्चे भैंसों के तबेले जैसी जगह पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए, ये वो बाड़ा है, नीम के पेड़ के पीछे आपको ये बाड़ा दिख रहा होगा, जहां पर ये स्कूल चल रहा है। अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, शिक्षा विभाग की आंख खोलना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है, और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा। और ऊपर से दिखाता हूँ आपको, साफ तस्वीर है, जहां पर ये देखिए ये स्कूल के जो 2 टीचर्स हैं यहाँ पर, और भैंसों का तबेला है। बच्चे यहाँ पर, मैम यहाँ पर भैंसों के तबेले में बच्चे अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। प्लीज भैंसों के तबेले में बच्चे प्लीज प्लीज देखो मैडम क्या कह रही है, वो नहीं देख रहे हैं। प्लीज बिल्कुल अलाउ। यहाँ पर कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी आया कभी? खूब आते सब अधिकारी। क्या कहते हैं? नो 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 नो। देखिए, इनकी मजबूरी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री और खास तौर पर शिक्षा महकमे ने जो आदेश दिया था कि स्कूल में बच्चों का कोई इस तरह की वीडियो नहीं बना सकते। रिपोर्ट में गांव के विशाल शर्मा का बयान छपा है। स्कूल के लिए जमीन उनके दादाजी ने दी थी। 1999 में स्कूल की बिल्डिंग बनी थी, लेकिन उसके बाद से उसकी मरम्मत नहीं हुई है। 26 साल से बिना मरम्मत के स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतनी कि वहां बच्चों के बैठकर पढ़ने के सूरत हाल नहीं है।
विष्णु ने बताया कि स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा ने स्कूल के लिए 9 लाख रुपए का बजट पास होने का आश्वासन दिया था, लेकिन असल में अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल गांव में ही एक बड़ी बिल्डिंग में गांव वालों ने 2 कमरे उपलब्ध कराए हैं, जहां 2 टीचर करीब 20-30 बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हाल केवल जयपुर के एक सरकारी स्कूल का नहीं है। करीब 1 हफ्ते से हम अलग अलग राज्यों से वायरल हुए कई स्कूलों के वीडियोस देख रहे हैं। सबकी दुर्दशा सामने है। 15 अगस्त से शुरू हुई इस मुहिम के बाद से, जो सीजेपी ने शुरू की है, राजस्थान सरकार हरकत में भी आई है। उसने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं। नियम कहता है कि हेडमास्टर से लिखित परमिशन लिए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता। फिलहाल जयपुर के रामपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण सीजेपी के खिलाफ धरने पर डटे हुए हैं। वहीं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बोले कि अगर अगले 48 घंटे में स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और उनके कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो खुद जयपुर पहुंचेंगे। जब तक स्कूल ठीक कराने का काम नहीं किया जाता वो स्कूल के सामने बैठे रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब बारी सुर्खियों की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की अनुमति नहीं मिली। विदेश मंत्रालय का ये फैसला जिस वक्त आया, रेवंत रेड्डी उस समय लंदन में थे। अमेरिका जाने की परमिशन क्यों नहीं मिली, इस पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि राजनीतिक मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्रियों और अन्य विशिष्ट लोगों की यात्राओं का आकलन विदेश मंत्रालय करता है। मंत्रालय का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रस्तावित कार्यक्रम पद की गरिमा और यात्रा के मकसद के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ अमेरिका की यात्रा के संदर्भ में ऐसा नहीं था, इसलिए परमिशन नहीं दी गई। रेवंत रेड्डी का कहना है कि उनकी यात्रा का मकसद दुनिया के टॉप कॉलेजों को तेलंगाना लाना था। इससे बच्चों की शिक्षा बेहतर होती और बेस्ट ट्रेनिंग उनको मिलती। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 16 अगस्त को तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी। यात्रा 20 अगस्त से शुरू होनी थी। रेवंत रेड्डी डेलीगेशन के साथ 20 अगस्त को यूके के लिए रवाना हो गए, लेकिन केंद्र सरकार का जवाब तब आया जब डेलीगेशन यूके पहुंच चुका था। हालांकि उन्होंने अपनी डेलीगेशन को तय कार्यक्रम के अनुसार अमेरिका जाने को कहा है। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में मानसून के बीच H1N1 यानी स्वाइन फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। इसके मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस साल दिल्ली में अब तक 1777 H1N1 के मामले सामने आ गए हैं। पिछले साल इसी टाइम पीरियड में ये नंबर सिर्फ 229 था, 229। डॉक्टरों के मुताबिक कई मरीजों में फ्लू जैसे लक्षणों के साथ सांस लेने में परेशानी, ऑक्सीजन का गिरता हुआ स्तर की शिकायत भी सामने आई है। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने MCD और अस्पतालों के साथ बैठक करके निगरानी और तैयारियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सप्ताहांत का आनंद लीजिए। शुक्रिया।